चलिए, कहाँ पे रुके थे? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो स्टार्च के दाने हैं, ये आपके पास कौन सा लेटेक्स होता है। ये सीजीएल में और सीपीओ में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टार्च के दाने, साबूदाने तुम खाते हो, जो खीर खाते हो, ये कैसा लेटेक्स है। कि जो तुम्हारे पास यूं भी पूछा जा सकता है कि साबूदाना एक प्रकार से क्या है, तो ये आपका एक प्रकार से क्या है, स्टार्च। यानी हिंदी में अगर कहो तो मंड, वैसे कहो तो एक पॉलीसैकेराइड। यही पूछा जाता है कि जो ये स्टार्च है, ये आपका कौन सा लेटेक्स है। विच टाइप लेटेक्स बी स्टार्च। कौन सा लेटेक्स होता है। 2 दिन थे तुम्हारे पास, नेट पे ही सर्च करते तो क्या पता आगे पीछे जवाब देता ही है, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर याद रखना यूफोर्बिया विली, और मिली वर्ड लिखा आता है यूं। ये आपके पास क्या होते हैं, लेटेक्स होते हैं। तो यानी यूफोर्बिया मिली, आपके पास स्टार्च के दाने के रूप में क्या मिलता है, तुम्हें लेटेक्स मिलता है। ठीक है। और जो हम साबूदाने की खीर बनाते हैं वो पूछ ले तो वो भी क्या है, स्टार्च। एक पापावर सोमनीफेरम बता दिया था, पापाविरेसी, पापावर क्या चीज़ थी, अफीम वाला, वो भी बता दिया। चिक्कू वाला कौन सा था, अचरस पोटा, जिसे क्या कहते हैं, चिक्कल से क्या बनाई जाती है, च्युइंग गम। ठीक है। एक था अपने पास पपाया का, पपाया में जो लेटेक्स निकलता है वो कौन सा निकलता है, कैरका। ठीक है। और उससे जो चीज़ मिलती है वो मिलते हैं एंजाइम। कौन सा पाचन एंजाइम मिलता है, पंपेन। ठीक है, ये याद रखना। और एक ये भी बता दिया था कि जो सिंपल क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, लेटेक्स प्रदान करने वाली या सत्रावण करने वाली कोशिकाएं कहलाती है। कि ये जो सेल्स होती है विच सेक्रेट, एर्गेस्टिक सेल्स विच सेक्रेट लेटेक्स, कि जो लेटेक्स देती है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो ये अपने पास क्या कहलाती है, अक्सीर उत्पादन कोशिकाएं। यानी अक्सीर का मतलब ही क्या होता है, लेटेक्स होता है। तो लेटेक्स प्रोड्यूस सेल। और मैंने 2 टाइप की बताई थी, एक आपके पास एनास्टोमोजिंग होती है और दूसरी कौन सी होती है, नॉन एनास्टोमोजिंग। ठीक है। और लेटेक्स के प्रमुख 3 प्रकार बताए थे जो रंग के ऊपर चलते हैं। एक था दूधिया, एक था बिल्कुल रंगहीन, और एक कैसा था, रंगीन। ठीक है। जो आपके पास नाम से पूछे जाते हैं, दूधिया में 2 ही थे, एक था आपके पास हैविया और दूसरा कौन सा था, यूफोर्बिया। रबड़ पूछा जाता है कि आपके पास जो रबड़ एक लेटेक्स आ जाए, इसी का ही एक क्वेश्चन और आता है कि रबड़ प्रदान करने वाली पादप कोशिकाएं, यूं आता है, रबड़ प्रदान करने वाली पादप कोशिकाएं कौन सी होती है। तो वो भी आपके पास पादप कोशिकाएं कौन सी होती है, जो आंसर है वो यही है, लेटेक्स प्रोड्यूस सेल होती है, अक्सीर उत्पादन कोशिकाएं होती है। और जो आपके पास रबड़ मिलता है, रबड़ के अग्रणी राज्य आपको बताए हैं कौन कौन से हैं भारत के। भारत में अच्छा रबड़ कहाँ मिलता है, तुम्हें 6ठी क्लास से पढ़ के आए हो। ठीक है। हाँ, कर्नाटका, और दूसरा हिस्सा किसका है, केरला का। ठीक है। जो कर्नाटक है वो मेन है, और प्लस इसका साथी भाई कौन है, केरल। इन दोनों में क्या अच्छा उत्पादन होता है, किसका, रबड़ का। अब आपसे पूछ ले कि रबड़ जो है ये कैसा यौगिक है, यानी किससे मिलकर बना है, ये इंपॉर्टेंट है।
रबड़ है, रबड़ कैसा यौगिक है? तो आप वर्ड याद रखना, पॉलीआइसोप्रीन है। कि जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आपके पास कैसा यौगिक है? तो वो आपके पास पॉलीआइसोप्रीन है। जो आइसोप्रीन वर्ड लिखा है ये क्या होता है? इसका एकलक। और रबड़ वैसे अपने आप में साधारण पूछा जाए तो रबड़ क्या चीज़ होती है? तो आपने याद रखना है बहुलक। बहुलक का मतलब रबड़ आपके पास क्या है? पॉलीमर। ठीक है, रबड़ पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है? तो नीचे लिख दिया पॉलीआइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या चीज़ होती है? एकलक होते हैं मोनोमर। तो यानी प्राकृतिक रबड़ का अगर आपसे पूछे, कई बार क्वेश्चन उठता है कि नेचुरल रबड़, कि जो भी प्राकृतिक रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ का एकलक घटक, एकलक का मतलब होता है मोनोमर ऑफ नेचुरल ऑर्बिटन रबड़। कि जो इसका मोनोमर होता है वो क्या होता है? तो जो पीछे वर्ड लिखा है पॉली के पीछे क्या लिखा है हमने? आइसोप्रीन। तो यही आइसोप्रीन आपके पास क्या होता है? मोनोमर होता है किसका? इस नेचुरल है रबड़ का। तो नेचुरल रबड़ कभी काम नहीं करता। नेचुरल रबड़ को प्रयोग में लाने के लिए किस चीज़ से संशोधित किया जाता है और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? बताओ। पढ़ते आए हो, 10वीं में अच्छे से पढ़ा है कि रबड़ को जो पौधों से सीधा लेटेक्स मिलता है, इसका प्रयोग तुम किसी चीज़ में नहीं कर सकते, सिर्फ एक इस कागज़ पे लिखे हुए अक्षरों को मिटाने के अलावा। ठीक है, टायर बनाने हैं तो टायर बनाने के लिए सीधा रबड़ यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रबड़ से बनती है, वो प्राकृतिक रबड़ से सीधी नहीं बनाई जा सकती। तो कौन सा रबड़ प्रयोग किया जाता है? बताओ। वुल्केनाइज रबड़। याद रखना कि जो रबड़ प्रयोग में लाया जाता है, रबड़ जो प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा रबड़ होता है? तो जो रबड़ प्रयोग में लाया जाता है वो आपके पास कौन सा रबड़ होता है? वुल्केनाइज्ड रबड़। वुल्केनाइज्ड रबड़ को कहते हैं हम वल्नीकृत रबड़। कि जो वुल्केनाइज्ड है वो आपके पास कैसा रबड़ है? एक तरह से सल्फर से संशोधित किया रबड़ होता है। हिंदी में कहते हैं इसको वल्नीकृत रबड़। वल्नीकृत किससे किया जाता है? क्योंकि रबड़ काला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो किससे बनाया जाता है? गंधक। गंधक अब गंदी चीज़ है, उसको क्या करना पड़ेगा? साफ। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सल्फर। तो हमारे पास सिंबल क्या है इसका? एस। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सल्फर के द्वारा रबड़ को एक तरह से बदला जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कौन सी होती है? वुल्केनाइजेशन। तो वुल्केनाइज रबड़ है। प्रोसेस का नाम पूछे तो वुल्केनाइजेशन होती है। वुल्केनाइजेशन को हिंदी में कहेंगे वल्नीकरण। कि रबड़ जो बनाया जाता है, कौन सी विधि, कौन सी प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो वो आपके पास वल्नीकरण से बनाया जाता है। वल्नीकरण। वल्नीकरण जो प्रक्रिया है ये आपके पास कैसी है? वुल्केनाइजेशन। तो वुल्केनाइजेशन जो प्रोसेस है किसके लिए प्रयोग होती है? तो सीधा सा जवाब है रबड़ के लिए। बात खत्म। ठीक है, टायर वाला रबड़ होता है, उसमें सल्फर कितना होता है? याद रखना कि टायर के रबड़ में सल्फर की मात्रा, टायर के रबड़ में जो सल्फर की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो याद रखना आप लोग 5%। पूछा गया है क्वेश्चन कि जो गाड़ियों के टायर बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स के टायर बनते हैं, उनके रबड़ में सल्फर की परसेंटेज क्या होती है? अब तुम्हारे हर घर में लगभग इन्वर्टर बैटरी पड़ी है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें लगभग इन्वर्टर ना हो और इन्वर्टर बैटरी ना हो। तो इन्वर्टर बैटरी का जो केस होता है, जो बर्तन होता है, वो किससे बना होता है? रबड़ से बना होता है। याद रखना कि जो इन्वर्टर की बैटरी हम घर में लाते हैं और उसका जो बॉक्स बना होता है, अगर आपसे पूछे वो बॉक्स किससे बनता है, तो वो बॉक्स हमेशा याद रखना किस चीज़ से बनता है? रबड़। तो उसमें इतना हार्डनेस क्यों होती है? तो वो हार्डनेस सल्फर की वजह से होती है। याद रख लेना कि जो आपके पास इन्वर्टर बैटरी का केस, इन्वर्टर बैटरी का केस कितने प्रतिशत सल्फर से बना होता है?
कितने प्रतिशत सल्फर से बना होता है। तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा सल्फर इस्तेमाल की जाती है। कितने परसेंट की जाती है? 30%। ठीक है कि 30% सल्फर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है। अब गाड़ियों के टायर के अंदर पहले रबड़ साधारण प्राकृतिक लो तो नरम होता है, 5% सल्फर मिला दिया तो टायर बनाने जोगा हो गया, और 30% मिला दिया तो केमिकल इनर्ट बन गया। केमिकल इनर्ट का मतलब इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का कोई असर है नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा केमिकल डला होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डला होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। वो इस पर कोई असर नहीं करता। तो इसलिए याद रखें कि आपके घरों में इन्वर्टर बैटरी का जो केस बना होता है, कंटेनर बना होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? पहले पॉइंट पे आपने अच्छे से याद रखना है, रबड़ से बना होता है, प्लास्टिक से नहीं होता। तो पॉलीमर है, पॉलीमर क्या? आपका रबड़। अब बात आती है, ये कहानी होगी हमारी सारी की सारी लेटेक्स, और उसके अलावा एक अफीम के अलावा मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें जो नशे में यूज होती है, जो ड्रग्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कौन सी बताई थी? कोकीन। वो भी याद रखनी है, क्योंकि कोकीन और अफीम में गड़बड़ हो जाती है कि जो अफीम तो मिलती है, हेरोइन मिलती है, मॉर्फिन मिलती है और गैफीन मिलती है, ये सारी की सारी लेटेक्स से निकाली जाती है। किसके लेटेक्स से मिलती है? ओपियम पॉपी के मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पापावेरस कहते हैं, पापावेरम कहते हैं। और वो कौन से वर्ग का है? रेननकुलेसी का है। ये आपने पहले पढ़ दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कोकीन किससे प्राप्त होती है, तो बताया था एरिथ्रोजाइलम कोका। क्वेश्चन आता है, अच्छे से याद रखना कि कोकीन भी एक तरह से स्वापक पदार्थ है। कोकीन जो है वैसे ही आपके पास क्या है? ट्रोपेन उप अक्षार होता है। कभी भी पूछा जाए कि यह आपके पास क्या है, तो ट्रोपेन उप अक्षार का मतलब क्या होता है? एल्केलॉइड है। यह आपके पास ट्रोपेन एल्केलॉइड्स है। एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो आपके पास क्या देते हैं? स्फूर्ति देते हैं। जैसे चाय पीते हो, चाय में भी एल्केलॉइड होती है। कौन सी एल्केलॉइड होती है? बताया था मैंने अच्छे से। जिस टाइम मैं बेलाडोना एट्रोपा करवा रहा था, सिर दर्द की दवाई बता रहा था जो सही करती है बेलाडोना एट्रोपा, उस टाइम मैंने चाय के बारे में भी ज्ञान दिया था कि चाय में उत्तेजक पदार्थ क्या होता है। क्वेश्चन आता है ये कि चाय का उत्तेजक घटक या उत्तेजक पदार्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन क्यों पूछता है एग्जामिनर? क्योंकि उसे पता है सारे चाय पीते हैं, ठीक है, बाटी भर भर के पीते हैं, गिलास भर भर के पीते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ का अंदाज़ा भी होना चाहिए कि इसमें सा क्या कंटेंट है जिससे पीते ही क्या हम चुस्ती भरे हो जाते हैं और कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो होते वैसे एल्केलॉइड हैं। कौन से एल्केलॉइड होते हैं? थीन्स होते हैं, ठीक है। याद रखना कि चाय में जो होते हैं वो भी उपअक्षार होते हैं। कि चाय में या पूछा जाएगा कि चाय की पत्तियों में, कि चाय की पत्तियों का उप अक्षार कौन सा होता है? तो चाय की पत्तियों का जो उप अक्षार होता है वो आपके पास क्या होता है? थीन्स होता है। और मार्केट में ये आपका बहुत खुला बिकता है हर्बल टी के नाम से, और बड़े चाव से खरीदते हैं लोग इसे वजन घटाने के लिए। बोले हमने वजन घटा लेना हर्बल टी से, क्योंकि लोगों को पता है जो चीज़ एडवर्टाइज की जाती है वही बिकती है, तो इसको भाग भाग के लेते हैं। और उस पर खास तौर पे लिखा होता है एक्सट्रैक्टेड थीन्स। तो इससे अच्छा चाय पी लो, चाय के फाके मार लो, ठीक है, वजन अपने आप कम हो जाता है। सच्चाई है। वेट लॉस करना है तो सूखी पत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हो, वेट लॉस अपने आप हो जाता है। जितने कबड्डी या जो कुश्ती के प्लेयर होते हैं उनको इंस्टेंट अगर वेट लॉस करना होता है तो वो और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, वो चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे क्या है कोई डोपिंग नहीं आती। ये ऐसा कंटेंट होता है। दवाइयों से ले तो डोपिंग हो सकती है, लेकिन ये जो चीज़ लेते हैं इससे कोई डोपिंग का असर ही नहीं होता, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट है। अब बात आती है ये ट्रोपेन अक्षार उप अक्षार है। कोकेन मिलता किससे है? तो याद रखना एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है। एरिथ्रोजाइलम जो कोका है इसके किस भाग से मिलता है? तो आपने याद रखना है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको? पत्तियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे पढ़ते हैं ना गांजा, ठीक है, तो गांजा भी किससे एक्सट्रैक्ट होता है आपका? पत्तियों से होता है मैन। आपने देखा होगा कहीं जो भांग जैसे पौधे होते हैं, भांग जैसा ही पौधा होता है गांजे का ही, ठीक है। भांग का भी होता है, जंगली भांग जिसको कहते हैं। कौन से परिवार में आता? अपन ने पढ़ा था, ठीक है, अपन ने पढ़ा था जो जंगली भांग है, ठीक है, और गेंदा है,
सूरजमुखी है, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं सारे, ठीक है। तो उनमें क्या है, जो खास तौर पर कंटेंट होता है उनके किस में होता है, पत्तियों में खास होता है। तो जो गांजा वगैरह है, कोकीन वगैरह है, ये सबसे ज़्यादा किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, आपकी पत्तियों से। अब गांजा क्या है, किसी प्रकार का क्रिस्टल नहीं है, लेकिन आपकी कोकीन क्या है, एक सफ़ेद क्रिस्टल है। यह आपके पास एक प्रकार का सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर है, जो ख़ास तौर पे कहाँ अटैक करता है, हमारे नर्व सिस्टम पे। अगर इसको लिया जाता है तो ये क्रिस्टल पाउडर मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है, अगर कभी भी पूछे तो मुख्य तौर पर सेंट्रल नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है, CNS को, ठीक है। कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है इस पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है। और उसको ज़्यादातर आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि क्या है, हाथ पे रख के यूँ रख के सूंघते हैं, तो वो क्या है, यही तो पाउडर होता है, ठीक है, जिसको कई नाम से बेचा जाता है। ब्राउन शुगर हो गया, कोकीन हो गया, कोका हो गया, कई नाम है इसके, ठीक है। तो ये तो थी प्रॉपर्टी हमारे पास एक तरह से स्वापक पदार्थों की। ये स्वापक होते हैं। स्वापक का मतलब क्या होता है, सुपने आना नहीं, स्वापक का मतलब होता है एडिक्ट। और वैसे स्वापक का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है जिनकी हमें आदत लग जाए, ठीक है। इसीलिए नारकोटिक ब्यूरो बनता है। और नारकोटिक ब्यूरो की सेल कहाँ पे है, जेल, बताया था मैंने, कांडला, ठीक है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स पकड़ी जाती है हिंदुस्तान में, अगर सर्च मार के देखोगे कि सबसे ज़्यादा समुद्र के रास्ते आने वाली ड्रग्स कौन से पोर्ट पे पकड़ी जाती है, तो सबसे ज़्यादा कांडला पे पकड़ी जाती है। सबसे ज़्यादा 2 नंबर का धंधा कांडला पोर्ट से ही होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात हमारे पास कि पादप के, ये टॉपिक पूरा हो गया। अब बात आती है पादप के उम्र का अंदाज़ा लगाना, यानी वो हम किससे लगाते हैं, वार्षिक वल्य। बात ये आती है वार्षिक वल्य बनते कैसे हैं और किसके कारण बनते हैं। यानी आपके पास एक क्वेश्चन करवाया था मैंने कि जो समुद्री किनारों के पौधे होते हैं उनमें वार्षिक वल्य नहीं होते, हमारे यहाँ के पौधे होते हैं उनमें वार्षिक वल्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या था, ऋतुओं का क्रमिक परिवर्तन। याद रखना कि वार्षिक वल्य बनते हैं किसके कारण, ये अगर पूछे बनते हैं। अब पहला सिंपल क्वेश्चन पूछे क्यों, तो आपने जवाब देना है वर्ष भर में, जो पूरा साल होता है, वर्ष भर में कर्मिक ऋतु परिवर्तन, कि जो कर्मिक ऋतु परिवर्तन होते हैं, क्लाइमेट या सीजन चेंजिंग होती है पूरे साल में, यानी एनुअली। कि तो एनुअली जो क्या क्लाइमेट चेंजिंग होती है, सीजनल प्रोसेस होती है, उसके कारण बनते हैं। अब सीजनल प्रोसेस में इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं, 2 फैक्टर मेन लगते हैं। पहला जो लगता है वो लगता है बसंत ऋतु का। अगर आपसे पूछे कि जो इनका कर्मिक परिवर्तन होता है उसमें 2 मुख्य ऋतुएं कौन सी होती है, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, और दूसरी याद रखना विंटर, कौन सी आपके पास, शरद ऋतु। ये 2 खास तौर पर किसके लिए जिम्मेवार मानी जाती है, वार्षिक वल्यों के लिए। इन 2 ऋतुओं में जो आपके पास कैम्बियम होता है, पढ़ते आए हो ना कैम्बियम, तो कैम्बियम की सक्रियता एदा, तो कैम्बियम की सक्रियता के कारण। अब कारण पूछे तो आपने जवाब ये देना है। एक तो आता है कि वार्षिक वल्य बनते क्यों हैं, उसका जवाब तो है ऊपर कि पूरे साल में ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब पूछे कारण क्या है ऋतु परिवर्तनों में, तो आपने जवाब कौन सा देना है, ये, यानी जो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, यानी कैम्बियम इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में अगर याद रखना है तो इसको क्या कहते हैं, एदा की सक्रियता के कारण। अब सक्रियता कौन से मौसम में ज़्यादा होती है और कौन से में कम होती है, तो इसमें क्या होती है, ज़्यादा, और इसमें क्या होती है, कम। क्योंकि आपको पता है फुटार कब होती है, नई पौधों में कलियां नई कब आती है, जैसे ही पतझड़ ऋतु खत्म हो जाए, सर्दी की ऋतु क्या हो जाए, खत्म, और नया आगमन हो। तो उस टाइम आप देखते आए हो लोहड़ी वाला मौसम आ जाता है, और उस टाइम कौन सी ऋतु आती है, हमारी बसंत। तो बसंत ऋतु में इनकी जो सक्रियता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा, और शरद ऋतु में क्या होती है, इनकी कम। तो इसलिए कैम्बियम की सक्रियता ज़्यादा कौन से मौसम में होती है,
और कैम्बियम की सक्रियता किस मौसम में क्या होती है, कम। ये प्रभावित किसको करते हैं, दोनों, जो कैम्बियम बढ़ता है और कैम्बियम घटता है, तो ये आपके पास वाहिकाओं पर निर्भर करता है। वाहिकाएं, वाहिकाएं मैंने पढ़ा रखा है, वेसल्स। वाहिकाएं क्या होती है, वेसल्स। तो कैम्बियम की सक्रियता से वेसल प्रभावित होती है। वेसल किसका हिस्सा होती है, जाइलम का, तो ये प्रभावित होता है। तो जो ये वाहिकाएं होती है सर्द ऋतु में क्या हो जाती है, कम। कम का मतलब क्या होगी, पतली। ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब वाहिकाएं क्या हो जाएगी, मोटी। ठीक है, थिन और थिक। तो आपसे पूछा जाएगा जाइलम वेसल्स इन द प्लांट फॉर एनुलर रिंग्स बी थिकर ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ विच प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस की एक्टिविटी से होगी, तो बसंत ऋतु में कैम्बियम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी आपके पास, मोर। तो आपके पास थिक हो जाएगी। और अगर कैसी है आपके पास एक्टिविटी कम, तो क्या हो जाएगी आपके पास, पतली। तो जिससे आपने कभी तने की काट देखी होगी, तो इसमें यूं क्या बने होते हैं, छल्ले से बने होते हैं। ठीक है, कटा हुआ तना देखा होगा, उसमें आपको क्या है, वृत्त से नजर आएंगे, पर वो वृत्त क्या है, यूं बांके टेढ़े से नजर आएंगे, शेप में नहीं होंगे। तो वो इनकी सक्रियता के कारण होते हैं। और ये पतले और मोटे होते हैं, जो आपके पास धारियां सी नजर आएगी, एक धारी पतली होगी, एक धारी मोटी होगी। तो ये पतली और मोटी जो होती है, ये किसके कारण होती है, मौसम के कारण। अब आपके पास, आप इनका अध्ययन किस में करते हो, वार्षिक वल्यों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है, लिखवा रखा है मैंने। इनकी जो स्टडी होती है वो किस में होती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या किया जाता है, वार्षिक वल्यों का अध्ययन किया जाता है। एनुलर रिंग की स्टडी जो होती है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में होती है। और अब आपके पास फैक्ट ये लगता है कि अगर वार्षिक वल्य 10 हैं तो पेड़ की उम्र आप बता सकते हो कितनी है, जितने वल्य हैं 10 ही है। अगर वार्षिक वल्यों की संख्या 50 है तो पेड़ की उम्र कितनी है, 50 है। ठीक है, यानी वार्षिक वल्य कैसे बनते हैं, सालाना। तो सालाना बनते हैं, तो एक साल में वार्षिक वल्यों की संख्या कितनी है, एक ही है। ठीक है, ऐसी उम्र अंदाजा लगाई जाती है। फिर काट भी पढ़ेंगे हम तने का। तो तुम यही पॉइंट याद रखो, पादप के वार्षिक वल्य अध्ययन होता किस में है, अब बनते क्यों हैं और बनने का कारण क्या है, और इसके लिए प्रभावित ऋतुएं कितनी होती है, कौन सी ऋतु में कौन सी वाहिकाएं कैसी होगी। वाहिकाएं होती है वेसल। वेसल किसका हिस्सा होती है, जाइलम। तो याद रखना बसंत में कैसी होगी और सर्द में कैसी होगी, बस इतना याद रखना है। फिर बात आती है कि अगर 50 वार्षिक वल्य हों, 100 हों, 10 हों, 20 हों, 50 हों, जितने मर्जी बोले, उतनी पौधे की क्या होती है, उम्र होती है। अब एक बात आती है कॉर्क का बनना। एक तो था वार्षिक वल्य का बनना, एक आता है कॉर्क का बनना। कॉर्क किसके कारण बनता है भाई, कॉर्क के बनने का कारण 2 पॉइंट आएंगे इसके। कारण का मतलब एक किसकी सक्रियता के कारण बनता है, और दूसरा आएगा कि कौन सा भाग इसमें हिस्सेदारी करता है। तो कारण में पहला तो पूछा जाएगा कि किस भाग से बनता है, और दूसरा याद रखना किस रसायन से बनता है। 2 पॉइंट है ये, कि जो आपके पास कॉर्क बनता है, कॉर्क किस से बनता है, कॉर्क कैम्बियम से बनता है। कि जो हम द्वितीयक विभजोतक पढ़ते हैं उसका कौन सा भाग जिम्मेवार होता है, कॉर्क कैम्बियम। यानी आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ऐसा कौन सा भाग होगा जिससे आपका कॉर्क डेवलप होता है, तो वो होता है किससे, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एदा से। अब बात आती है कौन सा ऐसा रसायन होता है जिससे कॉर्क का निर्माण पौधे में हो जाता है, तो वो मैंने लिखवाया था। उस रसायन का नाम क्या होता है, सुबेरिन। तो सुबेरिन नामक रसायन से कॉर्क बनता है। आपने देखा होगा पौधा होता है, पौधे का तना होता है, टहनी जा रही होती है, इस पौधे पे क्या यूं कई बार आपने गांठ सी देखी होगी। ठीक है, तो ये कॉर्क होते हैं कैसे, तो कॉर्क होते कैसे हैं, ऑलवेज याद रखना, मृत, डेड होते हैं। इसीलिए इन कॉर्क का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पुराने ज़माने की अगर बात करो तो बोतलों के ढक बनाने के लिए
कि जो बोतलों के ढक बनाने के लिए पहले के ज़माने में हम उपयोग करते थे किसका, तो उस टाइम एल्यूमिनियम की कैप नहीं हुआ करती थी। उस टाइम कौन सी यूज़ की जाती थी, कॉर्क यूज़ होती थी। जो आप कहते थे डाट लगा दे, ठीक है, वो डाट सी लगती थी, ठीक है। आज भी यूज़ होती है केमिकली, जहाँ लेबोरेटरीज होती है वहाँ ढक्कन की जगह डाट ही यूज़ होती है आज भी काफ़ी जगह, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हम, रबड़ या प्लास्टिक को भी हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए किसका इस्तेमाल होता है, कॉर्क का होता है। तो अब बात आती है कि किस वनस्पति का इसके लिए प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक। ऐसी कौन सी वनस्पति है, किस वनस्पति का उपयोग होता है कॉर्क बनाने में। तो बताया था मैंने कि वो कौन सा पौधा है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कॉर्क बनाने में किया जाता है। उसका नाम क्या था, इसी के था, सुबर के नाम से। तो उसका नाम है क्यूरकस, और पीछे क्या लगाना आपने, सुबर। तो क्यूरकस सुबर नाम का वो पौधा, वो वनस्पति जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कॉर्क बनाने के लिए। और कॉर्क होता कैसा है ये आपने जरूर याद रखना है, मृत होता है, डेड सेल होती है सारी की सारी, जिसमें हवा भी भर जाती है। और ये हवा भर के इसको डेड करने का काम कौन सा रसायन करता है, सुबेरिन करता है। आप कहते हैं ना पौधे की गांठ बनना, और कई बार देख लेना पौधे में जितनी गांठें नजर आती है वो सूखी होती है बाहर की ओर, और आप काट के अलग करेंगे तो आपको दिखाई देगी भी है। वो जो कॉर्क होती, वो जो गांठ होती है उसी को हम कॉर्क कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गांठें पैदा करने वाला जो पौधा है वो कौन सा होता है, क्यूरकस सुबर होता है, ठीक है। अब बात आती है पादप की सेकेंडरी ग्रोथ, यानी पौधे की द्वितीयक वृद्धि। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे अपवाद आते हैं भाई। अब द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या है, जड़ है, उसकी एक तो मूल जड़ होती है और उस मूल जड़ से आगे और जड़ निकलती है, वो द्वितीयक वृद्धि होती है। तने से क्या, शाखाएं निकलती है, और शाखाओं से फिर शाखाएं निकलती है, ऐसे चलता है, ये होती है द्वितीयक वृद्धि। अब गन्ना है, गेहूं है, उसका आपने क्या पौधा देखा होगा, तो उस पौधे में क्या होता है, फुटार तो हो जाती है, कलम नहीं निकल जाती है, तो वो एक ही तना रहता है। क्या उससे कभी ब्रांच निकलती देखी है आपने? नहीं। जड़ उखाड़ के देखना, मेन जड़ नहीं होती, बुज्जा निकलता है। तो यानी ये आपके पास किस वृद्धि को दिखाते हैं, सिर्फ प्राथमिक, उनमें सिर्फ प्राइमरी होती है, सेकेंडरी नहीं होती। तो द्वितीयक वृद्धि में पॉइंट क्या क्या बनते हैं। नंबर 1 पॉइंट बनता है कि कौन से पौधों में मिलती है। पहला पॉइंट, कौन से पादप में देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि जो आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ये मेन फैक्टर है इसका। अब पौधे कौन से होते हैं जिनमें ये देखने को मिलती है, तो पहले तो याद रखना मुख्य जो पौधे होते हैं, द्वितीयक का मतलब द्वि, और पीछे पॉइंट लगा देना बीजपत्री, यानी डाइकोटिलेडन्स में ही देखने को मिलती है अधिकांश, यानी मोस्टली। अगर वर्ड आए कि इट बी फाउंड मोस्टली इन विच प्लांट, यानी अधिकांश या मुख्यतः कौन से पौधों में देखने को मिलती है, तो डाइकोटिलेडन्स में मिलती है, द्विबीजपत्री में मिलती है। अब बात आती है अपवाद की, कि जो अपवाद है वो एक बीजपत्री भी है। अपवाद में कुछ पौधे एक बीजपत्री के भी होते हैं जिनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि अपवाद ही तो आते हैं पेपर में। अपवाद आएंगे तो कौन से आएंगे, एक बीजपत्री वाले आएंगे, और वो आपको 3 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। एक जो पौधा है इनका ड्रेसिना, दूसरा जो पौधा है एलो, और तीसरा जो पौधा है वो युक्का। ये आपके पास 3 ऐसे पौधे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बीजपत्री पौधे हैं, मोनोकोटिलेडन्स हैं, जिनमें कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है, सेकेंडरी मिलती है। बाकी मोस्टली किस में मिलती है आपको, द्विबीजपत्रियों में मिलती है, सारे पौधों में। अब नंबर 2, द्विबीजपत्री किसकी वृद्धि से होती है। द्विबीज यानी द्वितीय वृद्धि जो होती है ये किसकी वृद्धि से होती है। अगर पूछे कि जो द्वितीय वृद्धि होती है ये किसकी वृद्धि से होती है। अब एक तो होता है कारण, एक होती है किसकी ग्रोथ से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कि ड्यू टू विच ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ लीड इन द प्लांट्स, यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ लीड करती है प्लांट में ये किसकी ग्रोथ से करती है।
तो दो पार्ट होते हैं, मैंने लिखवाया था स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर। याद रखना स्टीलर, और दूसरा नाम याद रखना अपने एक्स्ट्रा स्टीलर, कि पौधे के तने में स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर की जो ग्रोथ होती है उसी को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब हिंदी में नाम क्या देते हैं इनको? स्टीलर को कहते हैं रंभीय, रंभीय भाग, और प्लस किस में वृद्धि हो? अरंभीय भाग में। रंभी और अरंभी भाग में जो पौधे में वृद्धि होती है उसी को द्वितीय वृद्धि कहते हैं। अब बात आती है नंबर 3, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये, 3 स्टार वाला क्वेश्चन कारण वाला ही बनता है, या तो बनता है? स्टीलर एक्स्ट्रा स्टीलर, रंभीय और अरंभीय भाग में जो वृद्धि होती है ये फट जाते हैं। किसके बीच फटते हैं? यानी जो आपके पास संवन होते हैं, संवन कैम्बियम होता है। ठीक है, अब बात वही पढ़ रहे हैं हम, कारण रीजन क्या है? तो रीजन क्या होगा? 2 तरह की एदा पाई जाती है, 2 तरह की कैम्बियम होती है। तो यानी आपके पास उन्हीं 2 कैम्बियम के कारण क्या होती है? ये वृद्धि होती है। तो मैंने पहले लिखवाया भी है कि नंबर 1 कौन सी है एदा पढ़ते हो आप, पक्का कर दो, संवन एदा। संवन एदा को कहते क्या है? वेस्क्यूलर कैम्बियम। दूसरा कौन सा होता है? ऊपर पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले, कॉर्क कैम्बियम, कि कॉर्क कैम्बियम और आपके पास वेस्क्यूलर जो कैम्बियम होती है, इन दोनों के कारण ही कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है हमें? सेकेंडरी ग्रोथ। और ये दोनों मिलके किस भाग को ग्रो करवाते हैं? पहले स्टीलर, और किसको करवाते हैं? एक्स्ट्रा स्टीलर। तो आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, अपवाद क्या है, वृद्धि किसकी वृद्धि से होती है, और इसका मुख्य कारण क्या है। तो कारण आपने याद रखना है कि संवन एदा और कॉर्क कैम्बियम के कारण ही कौन सी वृद्धि देखने को मिलेगी तुम्हें? द्वितीय। ये दोनों मिलकर वृद्धि किस में करते हैं? रंभीय और किस में करते हैं? अरंभीय भाग में। और ज़्यादातर किस में होती है? द्विबीजपत्री में। और अपवाद पूछें तो किसके याद रखने हैं? एक बीजपत्री। और ये 3 है। ठीक है, ये तो कहानी हुई तुम्हारी सेकेंडरी ग्रोथ। अब बात आती है आपके पास न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण, कि जो पौधों में पोषण होता है वो आपके पास कैसे होता है। ये नया टॉपिक है। वो जो टॉपिक था वो टोटल वहाँ तक मॉर्फोलॉजी का था, जो हमने अब एंड किया है टिश्यू को मिला के, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के साथ हमने टिश्यू भी पढ़ दी, टिश्यू के बाद हमने ग्रोथ भी कर दी। अब नया पार्ट है ये कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो बताओ भी पोषण का मीनिंग क्या होता है? पहले तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, सिंपल क्वेश्चन है, 3री क्लास का क्वेश्चन है कि पोषण क्या है। 3री क्लास में इंग्लिश में आता है, जो ईवीएस पढ़ाई जाती है 3री कक्षा के अंदर, उसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूट्रिशन, और वो बच्चे अच्छे से जवाब देते हैं क्योंकि उनको रट्टा मरवाया जाता है। वो उतनी दूर याद रखेंगे जब तक एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद स्वागा लग जाता है। ठीक है, पर हमें प्रॉपर याद रखना है कि पोषण क्या है। बताओ पोषण क्या है? हैं? नहीं, पोषण क्या है? बात तो पोषण की चल रही है कि वे पदार्थ जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करें। कैसे पदार्थ होंगे जो हमारे लिए किसका कार्य करेंगे? ऊर्जा के स्रोत के रूप में, के साथ साथ शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि का मतलब है कि हमारी भी और किसकी होती है? पौधों की। तो हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारे शरीर का क्या होता है? विकास भी होता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास पोषण जो होंगे तो उस पोषण में मुख्य चीज क्या होती है? पोषक पदार्थ। अब पौधे के लिए जो पोषक पदार्थ आएंगे वो आपको किससे मिलेंगे? पोषक तत्वों से, क्योंकि पोषक तत्व होंगे तो पोषक पदार्थ बनेंगे, वरना पोषक पदार्थ बनेंगे कैसे? अब सबसे पहले ये बताओ कि पौधा अपने पोषण के लिए साधारणतया प्रकृति से कौन से घटक प्राप्त करता है? और जो कि 3री क्लास में शुरू हो जाता है। एक तो जल हो गया, और
मुख्य चीज़ तो छोड़ दी तुम लोगों ने। हाँ, CO2, ठीक है, क्योंकि CO2 के बगैर उसका कोई सिस्टम नहीं है। वो पानी कितना ही रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो खाना तैयार होगा उसमें मुख्य चीज़ क्या होती है? कार्बन। और जो ऑक्सीजन है वो किसको चाहिए? जो पौधे की जीवित कोशिकाएं हैं उनको श्वसन करना है, यानी उनको रेस्पायरेट करना है। तो इसलिए ऑक्सीजन भी मिल गई, कार्बन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया। ये मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? उसका पोषक पदार्थ, ठीक है। तो इसलिए मेन चीज जरूरी क्या होती है? पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है पौधे के लिए? पौधे के लिए पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है भाई? बड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। और खेत में हम छिड़काव करते हैं तो खास करके गट्टों पे भी लिखा होता है, यूरिया वाले पे, DAP वाले पे, NPK वाले पे, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये याद रखने पहले कितने? 17 होते हैं, ठीक है। अगर पौधे के लिए कुल पोषक तत्वों की बात की जाए तो कितनी होती है? 17। एक इसमें अनावश्यक तत्व जोड़ा गया, वह क्लोरीन। वैसे कितनी होती है? 16, लेकिन हमने कितने याद रखने? पूरे 17। क्लोरीन भी काम करती है कहाँ? पौधे की जड़ों में दीमक नहीं लगने देती, ठीक है। अब बात आती है कि पोषक तत्वों के भी पार्ट 2 है। एक होते हैं जो ज्यादा चाहिए, उन्हें कहते हैं दीर्घमात्रिक। दीर्घमात्रिक का मतलब होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। दीर्घमात्रिक कौन से एलिमेंट होंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कि दीर्घमात्रिक तत्व होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं आपके पास? लघुमात्रिक। लघुमात्रिक का मतलब होता है माइक्रो। आप लोग खेती से अगर जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि खेत में हम छिड़काव करते हैं तो उसमें कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो उनके कट्टे सरकाए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो ज़्यादा वाले हैं। और कई थैली में आते हैं 1-1 किलो वाली में, या तो उनको स्प्रे के माध्यम से देते हैं या हम उसको ड्रिप के माध्यम से देते हैं। तो वो कैसे होते हैं आपके पास? माइक्रो। या आप कई बार देखते हैं यूरिया में क्या 4 या 5 किलो माल ले आए हैं और यूरिया में मिला के छिड़क दिया, तो वो जो चीज़ होती है वो माइक्रो होती है, जो कम मात्रा वाली होती है। और जो ज़्यादा मोटा कट्टा लेके आए हो वो कौन सा होता है? दीर्घमात्रा वाली। अब मान लो जोना लगाएंगे, धान लगाएंगे, तो उस धान में नमी बनाए रखने के लिए मुख्य जो उर्वरक है या जो पदार्थ है वो कौन सा उपयोगी होगा? क्योंकि कट्टा भर के गिरेंगे उसको और कट्टे कई ले आएंगे, तो वो मेन होती है जिप्सम। देखा होगा तुमने। और जिप्सम इस कमरे में भी मौजूद है। कहाँ है? छत पे। जो ये POP की डेकोरेशन की हुई है ये जिप्सम ही है, ठीक है। क्यों? प्लास्टर ऑफ पेरिस था, पानी के साथ मिला, उससे क्या बना? जिप्सम ही तो बना था। तो यही जिप्सम हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिप्सम कट्टे में आता है ना। अब जिप्सम में क्या है? कैल्शियम और सल्फर। इसका मतलब कैल्शियम और सल्फर कैसे पदार्थ हुए? दीर्घमात्रिक तत्व। है कितने ये आपके पास संख्या में? 9। ये अगर पूछे संख्या में कितने हैं तो ये कितने हैं? 8। याद कैसे रखना है दीर्घमात्रिक को? अब बड़ी जो इंडस्ट्री है नासा की है, तो याद रखना, पंजाबी में कहते हैं ना, काके हम फंसे नासा पे, ऐसे याद रख लो। ये सारे पोषक तत्व हैं। कौन से पोषक तत्व हैं? दीर्घमात्रिक है। इसमें नंबर 1 पे है कै से याद रखना, पहले वाले कै से कार्बन। फिर है आ की मात्रा से याद रखना ऑक्सीजन। फिर है वापिस के से वर्ड अभी बताया मैंने, जो आपका जिप्सम में मुख्य है वो है कैल्शियम। तो काके में आगे 3। फिर है और मैं में हाइड्रोजन और मैग्नीशियम। हाइड्रोजन और मैं में है मैग्नीशियम। उसके बाद हम फंसे में फास्फोरस। फिर ना से बनेगा नाइट्रोजन। फिर सा से सल्फर, पे से पोटासियम। ये आपके पास कैसे तत्व हैं? सारे दीर्घमात्रिक हैं। और इनमें 3 ऐसे हैं जिनका हम खाद में बड़ा इस्तेमाल करते हैं। जैसे बुआई करते हैं खेत में तो आपने देखा होगा NPK, ठीक है। NPK की स्प्रे भी करते हो,
NPK कट्टे में भी यूज करते हो, जमीन में भी डालते हैं। तो ये जो NPK है इसको क्या कहा जाता है? क्रांतिक तत्व कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि जो क्रांतिक तत्व होते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट फॉर द प्लांट, यानी पादप के लिए क्रांतिक तत्व, ये क्वेश्चन बनता है कि पौधे के लिए जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं क्रिटिकल एलिमेंट, कि क्रिटिकल एलिमेंट फॉर प्लांट, तो क्रिटिकल एलिमेंट जो होते हैं पौधे के लिए वो कौन से होते हैं? तो आपने याद रखना NPK होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या होता है? पोटास। पढ़ते हैं ना NPK 19 NPK 18 NPK 052 34 NPK 0050। तो ये सारे के सारे उर्वरक किस तरह से काम कर रहे हैं? क्रिटिकल एलिमेंट के तौर पे काम करते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट के लिए एक पॉइंट और लग जाता है, इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? इन्हें हम प्राइमरी एलिमेंट भी बोलते हैं, प्राथमिक तत्व भी। याद रखना, पौधे के लिए प्राइमरी एलिमेंट कौन से होते हैं? HSC ने कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, प्राइमरी एलिमेंट फॉर द प्लांट। प्राइमरी एलिमेंट का मतलब होता है प्राथमिक तत्व, कि पौधे के लिए प्राथमिक तत्व कौन सा होता है? तो प्राथमिक तत्व भी यही होते हैं जो हमने क्या लिखे हैं? क्रिटिकल लिखे हैं, सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्य होते हैं। कैसे तत्व ये सारे आपके पास? मैक्रो याद रखने हैं। इसी में ही एक क्वेश्चन बनता है आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्व का मतलब होता है फूड प्रोसेसर एलिमेंट फॉर द प्लांट, कि जो मुख्य भोजन बनाएगा। तो पौधे का भोजन किसके रूप में बनता है? तू बता। पौधे में जो भोजन बनता है, खाना बनता है, हाँ, वो किस रूप में बनता है? हैं? तू बता, पौधे का भोजन किस रूप में बनता है? जिसे वो संचित करता है, स्टार्च, ठीक है। पौधे का जो भोजन बनता है स्टार्च, और स्टार्च की इकाई क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ द स्टार्च, स्टार्च भी आप पॉलीसैकेराइड, कि स्टार्च जो है वो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है। और कैसा हाइड्रोकार्बन है? और सॉरी, कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट? आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड है तो उसकी इकाई क्या होगी? उसकी इकाई एक ग्लूकोज का हिस्सा होगा, कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही क्या तैयार करता है? स्टार्च। तो पढ़ते आए हो ना, छोटी क्लास में पढ़ते थे कि सूर्य के प्रकाश में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की अंदर प्रकाश संश्लेषण करता है सनलाइट की प्रेजेंस में। आगे उसमें क्या लिखाया जाता था? C6H12O6। ये जो चीज़ पहले नंबर पे तैयार हुई है, ये क्या हुई है? ग्लूकोज। यही ग्लूकोज आगे चल के क्या स्टोरेज होती है? किस कंपाउंड में स्टोरेज होती है? स्टार्च। तो इसलिए पौधे का जो भोजन है वो स्टार्च बना। तो स्टार्च बना तो स्टार्च ज़्यादातर किस में होती है? कणक में। और कणक ज़्यादा किसके पास होगी? जिसके घर में क्या होगी? ज़मीन ज़्यादा। और ज़मीन ज़्यादा होगी वो बंदा क्या होता है? चौधरी, ठीक है। तो चौधरी है तो क्या आ गया? CHO। तो ये वाली चीज़ जो होती है ये मुख्य तौर पे कैसी चीज़ तैयार करती है? पोषक पदार्थ। और वो पोषक पदार्थ क्या है? पौधे का भोजन, ठीक है। तो भोजन कौन से तत्वों से मिलता है ये याद रखो। तो किससे मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन, और किससे मिलता है? ऑक्सीजन। ये याद रखना है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक क्वेश्चन लिखो कि पादप के भोज्य पदार्थ की मूल भौतिक इकाई क्या है? पादप के भोज्य पदार्थ के लिए मूल भौतिक इकाई क्या है? पादप के भोज्य पदार्थ के लिए मूल भौतिक इकाई क्या है? यानी बेसिक यूनिट फॉर प्लांट फूड्स, कि जो पौधे का भोज्य पदार्थ होगा उसके लिए उसकी आधारभूत वर्ड आ जाए चाहे मूल भौतिक इकाई आ जाए, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ये मैंने वैसे लिखवा रखी है। ये लो, आज के लिए इतना ही।